हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो पहले जब मैंने ये जानना शुरू किया था तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं सिर्फ केस स्टडीज पे फोकस करूंगा। लेकिन आफ्टर 20 वीडियोस मुझे ये रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि हमेशा क्वालिटी केस स्टडीज अवेलेबल नहीं होता। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि जो नॉर्मल कंपनीज होते हैं उनको एक केस स्टडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो एक्चुअली केस स्टडीज नहीं होता। वो केस स्टडी आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन मेरे हिसाब से वो केस स्टडी नहीं होता। क्योंकि मेरे हिसाब से केस स्टडी का या फिर जो मेरा जो पर्पस था वो था कि एक फ्यूचर प्रेडिक्शन के टाइप या फिर ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं इस तरह का केस स्टडी बनाना। तो उस टाइप का केस स्टडी 1 या 2 महीने में एक बार ही आता है। तो इसीलिए हमने चैनल का जो फोकस था या फिर जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा चेंज किया है। आज से इस वीडियो से हम लोग ट्राई करेंगे कि नॉर्मल केस स्टडीज पे ना जाके एक स्टॉक के एनालिसिस टाइप का या फिर फाइनेंस को कैसे हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस को कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और बीच बीच में अगर मुझे कोई अच्छा केस स्टडी मिलता है या फिर अच्छा केस स्टडी दिखाई देता है देन मैं उस केस स्टडी को भी कवर करने का ट्राई करूँगा। लेकिन अभी से जो मेन फोकस होगा वो किस तरह से एक बिजनेस को समझा जाता है, किस तरह से एक स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है, तो उसी के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो चलिए इसी चीज़ के साथ आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कार्ट्रेडे की। ये कंपनी ने 20 अगस्त को अपना आईपीओ लॉन्च किया था और 20 अगस्त से लेके आज तक, यानी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 मार्च को, इसका शेयर प्राइस 64% डाउन हो गया है। तो ये शेयर प्राइस इतना ज़्यादा डाउन क्यों जा रहा है? क्या ये कंपनी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम है या फिर टेम्पररी प्रॉब्लम है? इस चीज़ को हम समझने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, ये रेवेन्यू कहाँ से कमा रही है, इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, और इसका वैल्यूएशन के बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहले समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स को ओन करती है। तो जब मैं ये कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पहले मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि इतने सारे ब्रांड एक कंपनी क्यों ऑपरेट कर रही है, और कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने सारे ब्रांड किस जगह पे है, कौन सा ब्रांड किस चीज़ को फोकस करे, ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट करूँगा। तो ये कंपनी जनरली 2 बिजनेस में डील करती है। एक है बाइक का बिजनेस, दूसरा है कार का बिजनेस। तो जो बाइक का बिजनेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो उस बाइक के बिजनेस में ये एक ब्रांड ओन करती है जिसका नाम है बाइक वाले। तो बाइक वाले के अंदर ये नया बाइक भी सेल करते हैं और जो पुराना यूज्ड बाइक है उसको भी सेल करते हैं। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइप का है जहाँ पे आप नया और पुराना बाइक सेल कर सकते हैं। ये बाइक का बिजनेस बहुत ही सिंप्लीफाइड है। तो मेन जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस है ये कार के बिजनेस में है। तो कार के बिजनेस को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इनका नया कार का बिजनेस, यानी कि जो ब्रांड न्यू कार होते हैं उसको बेचने का बिजनेस। दूसरा बिजनेस है यूज्ड कार का बिजनेस और तीसरा बिजनेस है ऑक्शनिंग का बिजनेस। तो जो ऑक्शनिंग का बिजनेस है ये इसी से ही अपने कंपनी का शुरुआत किए थे, लेकिन क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था तो ये बाद में बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस में एक्सपांड कर चुके हैं। तो जो नया कार वाला बिजनेस है उसमें इनका जो ब्रांड ऑपरेट करता है इसका नाम है कार वाले। जिस तरह से वहाँ पे बाइक वाले था यहाँ पे कार वाले है। और जो पुराना कार, जो यूज्ड कार का बिजनेस है वो कार ट्रेड के अंदर ऑपरेट होता है। लेकिन ऑक्शनिंग के जो बिजनेस है उसको भी ये लोग 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मतलब अलग अलग ब्रांड बनाने का ये लोग ट्राई किए हैं, तो इसलिए बिजनेस थोड़ा एक जगह पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जो ऑक्शनिंग का बिजनेस है उसको भी ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है इनका खुद का कार ट्रेड एक्सचेंज जहाँ पे ये पुराने जो कार हो गया उसको ऑक्शन करने का ट्राई करते हैं, और दूसरा एक कंपनी है जिसको ये एक्वायर किए थे जिसका नाम है श्रीराम ऑटोमोट, या फिर इसे हम SAMIL के रूप में भी जान सकते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे ब्रांड को लेके ये कार ट्रेड अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कस्टमर को ये पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप कार ट्रेड, कार वाले या फिर बाइक वाले किसी भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं आप देखते हैं कौन सा कार अवेलेबल है, उसका फीचर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पहले देखते हैं। फिर जाके आप उसे खरीदने का डिसीजन लेने से पहले आपको एक चेकिंग करना पड़ता है कि कार का ब्रेक सही है कि नहीं, कार का मोटर सही है कि नहीं। तो उसके लिए उनके पास एक कंपनी है एड्रेट ऑटो जो कि कार का पूरा इंस्पेक्शन करती है कि कार कौन सी हालत में है, कार का क्या प्राइस होना चाहिए। ये सब वैलिडेट करने के बाद आप इसे कार को खरीदते हैं, और ख़रीदने के टाइम भी आपको बहुत सारे तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि इनके बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप है तो ये आपको इजीली लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं, और आप कार खरीदने के बाद आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे पोस्ट सेल सर्विसिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया इस कंपनी का पूरा बिजनेस। लेकिन अभी देखते हैं ये कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है। तो ये कंपनी का जो पैसा है वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आते हैं। तो इनका 45 से 46% जो रेवेन्यू है वो जितना कार बेचते हैं या फिर बाइक बेचते हैं वहाँ से आता है, यानी कि जो व्हीकल ट्रांजेक्शन से आता है।
और जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, जैसे कि आप किसी तरह का कार बेचने के बाद इनका हेल्प करते हैं, वहाँ से 21% का रेवेन्यू आ जाता है। और इनका मैं डाटा देख रहा था कि हर महीने मिलियंस में लोग आते हैं इनके प्लेटफॉर्म में। तो वहाँ पे जो डिफरेंट कार कंपनी से वो अपना ऐड लगाने के बारे में सोचते, तो इसके वजह से ये ऐड रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जो कि इनके पूरे सेल का 12% रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप किए हैं और उसके जरिए लोगों को लोन प्रोवाइड करने का भी ऑप्शन देते हैं। तो ऑटो फाइनेंस है इनका 10% आ जाता है, और इनका जो ऑक्शन बिजनेस है उससे 8%, और जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वहाँ से 3% रेवेन्यू आ जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इनका बिजनेस क्या है और इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो अभी समझते हैं कंपनी के पास ऐसे क्या क्या बेनिफिट है जो कि इसको अपनी कंपटीटर के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग देता है। तो पहले तो होगा, ये जो ऑनलाइन कार खरीदने का मार्केट है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। तो नॉर्मली अभी भी बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि आपकी सिटी में जो नॉर्मल कार डीलर है उसके पास जाके कार खरीदने के लिए ही प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन अभी कार खरीदने के लिए लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट 2012 में इस पोजीशन में थे, कार ट्रेड अभी लगभग उसी पोजीशन में है। यानी कि तब हम अमेजन से कोई सामान खरीदने के लिए डरते थे कि यार सामान आएगा कि नहीं, पैसा कट जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हमको हेजिटेट होता था। तो अभी कार ट्रेड उसी जगह पे है। तो अभी एक रिपोर्ट से पता चला है कि जो रीयूज्ड कार का जो बिजनेस है उसमें से 20% ही ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है ये कंट्रोल करते हैं। तो अभी भी इनके पास बहुत सारा मार्केट है कैप्चर करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा है, और ये सालाना 22% से ग्रो करी, यानी कि ये 3 साल में ये पूरा इंडस्ट्री डबल हो रहा है। तो जो इनके बीच में प्लेयर है वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं, और इनका मार्केट कैप भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहा है। और जो सेकेंड पॉइंट है, ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये आपको कार चुनने से लेके आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके वजह से इनका क्लाइंट माइनिंग भी हो पाता है, यानी कि आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है या फिर आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, तो आप उस कस्टमर से कितना ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर एक चीज़ बेच के उसे छोड़ देंगे देन उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको क्लाइंट मिला है देन आपको ये फोकस करना चाहिए कि उस क्लाइंट से मैं कितना ज़्यादा पैसा निकाल सकूँ या फिर कितना ज़्यादा सर्विसेज उसे सेल कर सकूँ। तो ये चीज़ में ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो थर्ड चीज़ है, हम लोग देख रहे हैं कि जो टेक कंपनीज हो गया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ये बहुत सारे आर्ट्स चलाते हैं जिसके वजह से इनका बहुत सारा पैसा भी स्पेंड होता है। लेकिन इनका जो मिलियंस में ट्रैफिक आता है उसका 86 से 87% ऑर्गेनिक वे में आता है, यानी कि उसके लिए इन्हें ऐड नहीं चलाना पड़ता। तो ये दिखाता है कि जो लोगों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और ये एक ब्रांड वैल्यू अपना खुद का एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जो कि आगे जाके कंपनी को बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला है। तो इसी चीज़ को लेके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिक वे से आता है तो इनको एडवर्टाइजिंग पे बहुत ही ज़्यादा कम स्पेंड करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पूरा मार्केट है, जो ऑनलाइन कार ट्रेडिंग का मार्केट है, ये एक ही ऐसा प्लेयर है जो कि प्रॉफिटेबल है। क्योंकि बाकी के सारे प्लेयर्स जैसे कि Cars24, ड्रोम या फिर कार देखो, ये सारे लॉसेस में चल रहे हैं और VC के पैसे से ही चल रहे हैं, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जो फिफ्थ पॉइंट है ये कि जो इनका SAMIL का जो बिजनेस है, जो कि बड़े बड़े व्हीकल्स का ऑक्शन में काम करता है या फिर जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का ऑक्शनिंग में काम करता है, ये बहुत सारे कंपनीज के साथ टाई अप कर चुके हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड हो गया या फिर DICL हो गया। तो इसकी वजह से इनका जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होता है, इसके वजह से इनके पास बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं और उन्हें खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि इन्हें एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। और जो लास्ट पॉइंट है कि ये जो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों में ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे कि कंपनी ये लॉन्च करी, जैसे कि और एक ब्रांड ये लॉन्च करे जिसका नाम है एप्स्योर। तो एप्स्योर में क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन कार देखने के बाद आप जाके उसे ऑफलाइन में एक्सपीरियंस करके ऑफलाइन में खरीद सकते हैं, जो कि अभी इंडिया में मेन प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि मैंने बात किया था अमेजन और फ्लिपकार्ट पे कंपेयर करके, तो ये प्रॉब्लम को ये एप्स्योर के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करे, और ये ऑलरेडी एप्स्योर को 9 सिटी में लॉन्च कर चुके हैं। और इसके जरिए इनका प्लान है कि जो नेक्स्ट 3 या 5 साल में ये लगभग $100 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अभी तो हमने इस कंपनी के पूरे एडवांटेजेस के बारे में बात कर लिया। तो अभी देखते हैं ये जो कंपनी का इतना बड़ा क्रैश आया है, क्या ये रीजनेबल है या फिर इसका वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के कंपनीज अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो भी है वो प्राइवेट कंपनी से, ये एक ही ऐसा लिस्टेड है या फिर ऐसे फास्ट प्लेयर है जो कि लिस्ट हुआ है इस मार्केट में। तो इसकी वजह से इन्हें वैल्यू करना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन हम इसे अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो इनका मेन 3 कॉम्पिटिटर है। तो पहला हो गया Cars24, दूसरा हो गया कार देखो एंड ड्रूम। लेकिन जो मैं 3 कंपनीज का बात किया वो सारे डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कंपनी सारी चीज़ों का सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि सारे कंपनीज नहीं करते। जैसे कि ये कंपनी न्यू कार का बिजनेस करती है, यूज्ड कार का बिजनेस करती है, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस करती है, ऑनलाइन ऑक्शनिंग का बिजनेस करती है, व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस करती है और कार इंस्पेक्शन का बिजनेस करती है। तो हम अगर देखें कि ये जो
3 कंपनीज थे, उनमें से कौन कौन सारे बिजनेसेस में काम करते हैं, तो हो जाता है ड्रोम। ड्रोम ही एक बिजनेस है जो कि कार ट्रेड की तरह सारे बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। और ड्रोम का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे देन $1.2 बिलियन है, जो कि लगभग 8,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। और इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे देन ये 2,600 करोड़ के आसपास है। अगर हम ड्रोम के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, जबकि ड्रोम लॉसेस में चल रहा है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अगर सब कुछ ये बिजनेस में सही है देन क्या हमें खरीद लेना चाहिए? देखिए, ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको एजुकेट कराना, तो जब मैं एजुकेट कराता हूँ देन मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके रिस्क के बारे में भी आपको सारा चीज़ बताऊँ। तो इसमें भी बहुत सारे रिस्क है इस कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस में क्रैश आ रहा है। तो पहला चीज़ ये है कि इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि Cars24 एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, ये कंपनी Cars24 के सामने बहुत ही छोटा कंपनी लगता है, और स्पेशली ये वैल्यूएशन क्रैश करने के बाद तो देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी लिस्टेड होते हैं, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स है, वो जब लिस्टेड होते हैं तो उनको कैसा वैल्यूएशन मिलता है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है मार्केट में, ये सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी कार रेंटिंग का सर्विसेज चल रहा है, जो कि बहुत सारे लोग कार रेंट करने के बारे में सोच रहे रेदर देन कार को खरीदने का, तो वो एक चीज़ है जो कि इनके बिजनेस को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है कि आपको कार रेंट करना चाहिए या फिर कार खरीदना चाहिए। आप इसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि मारुति हो गया, MG हो गया या फिर महिंद्रा हो गया, ये खुद का अपना रीसेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी का मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू, महिंद्रा का महिंद्रा फास्ट चॉइस, और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है। और अभी मर्सिडीज ने भी अपना खुद का मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ ओला भी इस बिजनेस में घुसने का ट्राई करे। तो बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में आने का ट्राई कर रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट जब कंसोलिडेट करती है तो अंत में कौन रह जाता है इस मार्केट में से। और जो लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रहा था, जिसकी वजह से ये शेयर में इतना ज़्यादा क्रैश है, वो इनका ESOP पॉलिसी। ESOP यानी कि जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको कंपनी का शेयर दिया जाता है ताकि उनको काम करने के लिए मन हो या फिर वो मन लगे कि काम करे। लेकिन जो ESOP का प्राइस होता है वो नॉर्मल मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि जब इनका शेयर प्राइस लगभग 1280 रुपये था, ये 21 रुपये में ESOP दे रहे थे, यानी कि 98% के डिस्काउंट में दे रहे थे, वो भी लॉक इन पीरियड नहीं था। तो जब लॉक इन पीरियड नहीं होता तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो 21 रुपये का शेयर आपको मिला, देन आप सडनली जाके 1280 रुपये में बेच सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे शेयर मार्केट में बेचने के लिए आ गए, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये कंपनी का शेयर क्रैश कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो कंपटीशन अगर सारे पॉइंट को कंसिडर करने के बाद ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा क्रैश कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में किस तरह से काम करता है और ये अपने ESOP पॉलिसी को किस तरह से सुधारता है, और ये जो कंपटीशन है उसको किस तरीके से टैकल करता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो फास्ट हमारा बिजनेस एनालिसिस हो गया, फिर स्टॉक एनालिसिस हो गया, वो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में फ्यूचर में बिजनेस एनालिसिस देखना है, देन हम उसके बारे में भी वीडियो बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।